ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हमने सवाल पूछा है कि क्या संसद की गरिमा घटी है, और अब तक के हर एक कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है और 100% लोग अब तक तो ये मानते हैं कि हाँ गरिमा घटी है। कई लोगों ने तो यह कहा है कि गरिमा बची ही नहीं है, कई लोगों ने तो प्रतिक्रिया भेजी है कि गरिमा अब माइनस में जा रही है। क्या है आपका कहना, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। कई कॉलर वेटिंग में है। आज के कार्यक्रम पर देश के लोकतंत्र को बचाने वाले काफी कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम उनमें से कई लोगों को मौका देने का प्रयास करेंगे। बोलिए। नमस्कार सर जी, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इनको पार्लियामेंट के मेंबर जितने भी हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं और देश को लूटते हैं। इनकी पार्लियामेंट में जितने मेंबर हैं, जितने भी इनकी फैसिलिटियां हैं, सारी बंद होनी चाहिए। और जितनी इनको पैसे मिलते हैं 4 करोड़ साल का, वो सारी बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर एक कॉलर के पास और आपको लेके जाएंगे। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि परिणाम क्या होते हैं जब ऐसी गरिमा घटती है। देखिए, संसद अपने महत्व को खो देगा अगर संसद के अंदर लगातार बाहुबली और भ्रष्ट आचरण के लोग चुनकर आते रहे, तो एक दिन संसद अपने महत्व को ही खो देगा और लोकतंत्र का मंदिर कलंक के मंदिर में तब्दील हो जाएगा। लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। लोकतांत्रिक देश में लोगों का भरोसा संसद के ऊपर होता है, मगर संसद के अंदर जब सांसद खुद आरोपों से घिरे रहेंगे और इसे अय्याशी का अड्डा बना लेंगे, तो आम आदमी का तो लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। देश आंतरिक स्तर पे कमजोर हो जाएगा। अगर लगातार सांसद रस्म अदायगी मात्र के लिए सवाल पूछने और कबूतरबाजी करने जैसे कार्य करते रहेंगे, तो देश आंतरिक स्तर पे कमजोर हो जाएगा और विदेशों में भारत का लोकतांत्रिक स्तर पर प्रभाव भी कमजोर होगा। विकास की गति रुक जाएगी। अगर संसद छोटे छोटे मुद्दों पर लगातार ठप होती रही, तो संसद के अंदर विधायी कामकाज रुक जाएंगे। इसका सीधा असर देश के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव डालेगा। लोगों के बीच में अराजकता का माहौल बन जाएगा। अगर लगातार सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, पैसा कमाने के लिए अपने फंड का दुरुपयोग करते रहे और आम आदमी की अनदेखी करते रहे, तो लोगों के बीच में अराजकता का माहौल फैलेगा और इससे संभालना मुश्किल होगा। आप भी अपने मुद्दे परिणाम में जोड़ सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। सिर्फ शास्त्री जी जैसा नेता हमें नहीं मिला, और ज्यादा से ज्यादा हमारा राष्ट्रपति उधम सिंह होना चाहिए था या सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमें सिर्फ शास्त्री जैसा नेता चाहिए था, और हमारा राष्ट्रपति या तो उधम सिंह होना चाहिए था जिसने बदला लिया था हिंदुस्तान का। चरखों से देश आजाद नहीं हुआ, लाठियां गोलियां खाने से देश आजाद हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। हम आपको एक इस संसद की गरिमा घटाने के लिए जिम्मेवार जो लोग माने जाते हैं, उनमें से एक नाम जो माना जाता है, या कई लोग ऐसे माने जाते हैं जो संसद में अपनी कार्यवाही का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, हम आपको लालू प्रसाद का एक ये बाइट दिखाते हैं जो पार्लियामेंट में उन्होंने रेल मंत्री रहने के दौरान जो भाषण दिया था, उसमें क्या कहा था, उसका इंटरनेट पर तो इसको फनी स्पीच कहा गया है। देखिए आपके सामने लालू का ये स्पीच। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा।
ये लालू थे जो रेल मंत्री थे और अपने बोलने की तरह ही इनके कारनामे थे, इसलिए रेल की दुर्दशा कितनी खराब हुई है हम देख रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। जवान साहब नमस्कार, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। आप कितने आज इस हिंदी विषय के हम बोलना चाह रहे हैं कि भारतीय संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का वित्त मंत्री और देश का गृह मंत्री जो इतनी बड़ी पदों पे बैठे हुए हैं, भारतीय लोक जनता टीवी देखते हैं, वो हिंदी में समझने वाला ज्यादा लोग है, जो कि भारत का रक्षा मंत्री, भारत का गृह मंत्री, भारत का वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी कभी भी हिंदी के अंदर नहीं बोलते। तो आप सोचो इस देश के लोग उनसे क्या समझेंगे। तो और ये सब हिंदी जानते हैं, ऐसा नहीं है चिदम्बरम जी हिंदी नहीं जानते हैं, प्रणब मुखर्जी हिंदी नहीं जानते हैं या मनमोहन सिंह जी हिंदी नहीं जानते। हिंदी जानते हुए भी ये लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। तो भारतीय संसद जो हिंदुस्तान की संसद है वहाँ पर 80% भारत ग्रामीण के अंदर क्षेत्रों के अंदर रहता है। वो लोग टीवी का डायरेक्ट लोकसभा टीवी देखते हैं, उसके अंदर ये जो देश के मुख्य है वो हिंदी नहीं बोल रहे होती है। पार्लियामेंट देखने से फायदा क्या है? ये अंग्रेजों की पार्लियामेंट हो गई। ये हिंदी में कुछ बोलेंगे तो देश की जनता समझेगी ये क्या कह रहे हैं और इनकी नीति क्या है, जो संसद के अंदर इनका प्लानिंग क्या है। मगर ये कुछ हिंदी बोलते ही नहीं है। तो ये देश के पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश के सर्वोच्च संस्था के सर्वोच्च मंत्री हिंदी नहीं बोल रहे हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। राष्ट्रीय भाषा को लेकर हमेशा ही ये दृष्टिकोण रहा है कुछ नेताओं का, पता नहीं कुछ उनको लगता है कि वो बुद्धिजीवी दिखने के लिए इंग्लिश में बोलना जरूरी है। बल्कि उनके ऊपर, कई लोगों के ऊपर तो आरोप भी लगता है कि विदेश में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनको आसानी से समझ में आए उस भाषा में बोलना जरूरी है। कुछ लोग हिंदी को इसलिए भी परहेज करते हैं कि कुछ जगह पर हिंदी को हो रहा विरोध का भी राजनीतिक असर, नुकसान उनके राजनीति पर ना हो। लेकिन ये सर्वतः गलत है और हिंदी का उपयोग होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण दिया था। ऐसे कई और मौके थे जो हिंदी को गौरवान्वित करने के लिए पार्लियामेंट में सदुपयोग के नाते इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन उनको नहीं किया गया। और मनमोहन सिंह जी को तो एक बार भी हिंदी बोलते हुए नहीं देखा गया। एक और कॉलर से बात करते हैं। हाँ सर, मैं मनोज कुमार यादव चुनार जिला मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं संसद और विधायिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये 4 चुने हुए प्रतिनिधि 4-5 माननीय पार्टियों के जो लोगों को सिंबल दे दिया जाता है वही प्रतिनिधि बन के हमारे बीच से या हमारे देश से, हमारे स्टेट से जाता है। लेकिन हम वास्तविकता में जिसको चाहते हैं वो हमारा प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि चुनाव करते समय हमें ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि इन 4 या 5 कैंडिडेटों में से हमारे बीच का कोई व्यक्ति नहीं है, या हम जिसको नहीं चाहते हैं उसको मजबूरी बस, अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग भी चाहेंगे तो 4 में से किसी एक पे बटन दबाएंगे तो उसको चुन के जाना। यानी पहले से ही बड़ी बड़ी पार्टियां चुन लेती हैं कि इतने लोग मेरे आएंगे, 4 में से ही एक आने हैं, दूसरा इसके अलावा कोई नहीं आना। इसलिए हमारी वोटिंग सिस्टम में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर हम ये नहीं चाहते कि इनमें से कोई आए तो ऐसा एक बटन हो जिससे हम दबा के इन 4 को कैंसिल कर दें और दोबारा ये भविष्य में इलेक्शन में न खड़े हो। इसके लिए ऐसा कोई नियम कानून बनाया जाए, तब कहीं जाके साफ सुथरे छवि वाले लोग इस सीट को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे संसद की गरिमा को जिस हिसाब से बनाया गया है उसकी गरिमा को बनाया जा सकता है। सर धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो नेताओं के लिए मतलब VIP कोटा होता है, चुनने की फैसिलिटी होती है। आई सबों के ऊपर जो मुकदमा होता है उसमें क्यों नहीं सबों का मतलब की फैसिलिटी हो, मतलब कि 1 साल के अंदर ही सबों का मुकदमा जो फाइनल हो जाए, ये सब अपराधी है कि नहीं है ये जनता को मालूम हो जाए। ऐसा ही सब क्यों कानून बनाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए विश्वास मत के दौरान उन्होंने कैसे सारे दलों ने एक होने की जरूरत को सामने रखा था। इस पार्लियामेंट में, इस संसद में अब तक 60 सालों में कुछ ऐसे वक्ता आए थे जिन वक्ताओं के भाषण ने लोगों को मंत्रमुग्ध खेल दिया था और संसदीय कार्यवाही को ऊंचाई तक उठा दिया था। लेकिन अब संसद के अंदर ऐसे कारनामे होते हैं जो इसके गरिमा को, इसके गौरव को, इसकी शालीनता को पैरों तले कुचला दे। एक कॉलर से बात करते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मझौली से बोल रहा हूँ। बोलिए। जो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा में है और मेरे MP हैं अवतार सिंह मुंडाना, जो शराब पी के संसद में जाते हैं
कभी उन्होंने खड़ा होकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आज तक 15 साल से वो एमपी है, 20 साल हो गए हैं उनको एमपी बने, 5 साल से मेरठ से थे, और वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। हमारा विकास नहीं हुआ है, फरीदाबाद का फकीराबाद बना दिया उन्होंने। और मेरी लाइकिंग है सीएम पीएम के लिए नरेंद्र मोदी या अपने नीतीश कुमार बिहार के, वो प्रधानमंत्री बने चाहिए दोनों में से एक भी, और अपना विकास होना चाहिए पूरा। बिल्कुल, धन्यवाद। इन्होंने इस कॉल में जो मुद्दा उठाया है कि संसद के अंदर मौन रहने वाले मौनगिरी सांसदों का कोई उपाय होना चाहिए। आपको बता दें कि देश के अगले भावी प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस जिसको प्रोजेक्ट करते हो, राहुल गांधी भी संसद में उतने सवाल नहीं पूछते जितने कुछ आम आदमी से चुनकर आए हुए सांसद भी पूछ लेते हैं। ऐसे सांसदों में कई मौनगिरी है जिन्होंने 5 साल तो छोड़िए, 15 साल 3 बार वो संसद में आए लेकिन अपना मुंह ही नहीं खोला। मुंह खोला भी होगा तो शायद पैसे खाने के लिए। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, संसद की शायद एक कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, संसद अपने महत्व को खो देगा अगर संसद के अंदर लगातार बाहुबली और भ्रष्ट आचरण के लोग चुनकर आते रहे तो एक दिन संसद अपने महत्व को ही खो देगा और लोकतंत्र का मंदिर कलंक के मंदिर में तब्दील हो जाएगा। लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। लोकतांत्रिक देश में लोगों का भरोसा संसद के ऊपर होता है, मगर संसद के अंदर जब सांसद खुद आरोपों से घिरे रहेंगे और इसे अय्याशी का अड्डा बना लेंगे तो आम आदमी का तो लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। देश आंतरिक स्तर पे कमजोर हो जाएगा। अगर लगातार सांसद रस्म अदायगी मात्र के लिए सवाल पूछने और कबूतरबाजी करने जैसे कार्य करते रहेंगे तो देश आंतरिक स्तर पे कमजोर हो जाएगा और विदेशों में भारत का लोकतांत्रिक स्तर पे प्रभाव भी कमजोर होगा। विकास की गति रुक जाएगी। अगर संसद छोटे छोटे मुद्दों पर लगातार ठप्प होती रही तो संसद के अंदर विधायी कामकाज रुक जाएंगे। इसका सीधा असर देश के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव डालेगा। लोगों के बीच में अराजकता का माहौल बन जाएगा। हमने यहाँ पर परिणाम के टाइटल में आपको ये दिखाया है। हमें कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं जेपी जमालपुरी बलिया यूपी से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति यदि कोई नेता हुआ तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नेताजी वही हुए, बाकी तो ये निकम्मे जैसे लगते हैं। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि हर सीजन के बाद हमारी सांसदों को कि कौन किस मुद्दे पर कितने प्रश्न उठाए हैं ये हमारी जनता के सामने मीडिया के द्वारा आना चाहिए, जो कि ये पता लगे कि हमारी जनता ने जो सांसद चुन करके भेजा है वो हमारे प्रति कितने सजग है, कितने मुद्दों और कितने विकास की बातें करता है। जी, यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। संसद के सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की बात ही स्कॉलर ने जो की है, वास्तविकता सच में यह है कि हम अपने सांसद ने क्या काम किया है ये जानते हुए भी जब चुनाव आता है तब उसके रिपोर्ट कार्ड को देखे बगैर जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, पैसे, शराब की बोतलें और दबाव में आकर वोट करते हैं। उसके रिपोर्ट कार्ड को सचमुच में कितने वोटर देखते हैं? जब तब हम नहीं देखते तो इस निकष के आधार पर संसद में काम करने वाले सांसदों का रिपोर्ट कार्ड की मांग सचमुच में कितनी जायज है? आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आज उठे। अभी भी कई मुद्दे उठाने के लिए कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं। हम उसमें से कुछ कॉलर को भी लेने का प्रयास करेंगे। कई फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया बड़ी ही निर्णायक है, इसलिए उसमें से कुछ प्रतिक्रिया आपके सामने दिखाना भी जरूरी है। इनमें से काफ़ी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर आई है जिन प्रतिक्रियाओं में यह कहा गया है कि रिजर्वेशन से संसद में लोग जाए तो भी उनके ऊपर मिनिमम क्वालिफिकेशन का रूल होना चाहिए। ये प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा रूप में आई है कि संसद में जाने वाले सांसदों की कोई परीक्षा होनी चाहिए, उनकी मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई ऐसे निकष उनके ऊपर लगानी चाहिए कि जिसको पार करने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है या कोई राजनीतिक दल उसको टिकट दे सकता है। जब स्वतंत्र हुआ था तब देश में शिक्षा का स्तर बड़ा कम था, तब सुशिक्षित लोग कम मिलते थे, लेकिन 60 साल बाद देश में शिक्षा का स्तर चेंज हुआ है। देश में अब
सुशिक्षित लोग, उच्च शिक्षित लोग बड़ी मात्रा में है। ऐसे में उन लोगों को राजनीति में लाना, उनको लोक प्रतिनिधि बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे कई और भी प्रसंग आपके सामने आज लेकर आना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण हम आपके सामने नहीं ले पाए। उनमें से कुछ प्रसंग हमारे पास YouTube के लिंक के द्वारा दर्शकों ने भेजे हैं। उसमें से एक प्रसंग हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। कुछ कॉलर भी वेटिंग में हैं। उन कॉलर में से एक कॉलर को अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका देते हैं। देखते हो क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं जयमोहन बोल रहा हूँ, मझौली से, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से। हाँ, बोलिए। हमारे सांसद जी हैं जो शराब पी के जाते हैं, अवतार सिंह भटाना, और आज तक उन्होंने संसद में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हमारे चलिए, कॉल पहली बार इसके पहले भी इन्होंने इस बात को रखा है। हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्तिगत आरोप ना लगाए। हालांकि ऐसा व्यक्तिगत आरोप भी जायज है जब संसद में सांसद ऐसा अगर कर रहा है। हम भड़ाना को उनकी प्रतिक्रिया इस कॉल के प्रतिक्रिया के रूप में जरूर कल पूछेंगे। हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण दिखाते हैं जो उन्होंने अपने ऊपर जब विश्वास मत दर्शन करने का विश्वास मत पारित करने के लिए जब उन्होंने भाषण किया था, लोगों का वोट मांगा था, तब उन्होंने क्या कहा था, देखिए। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। ये अलग अलग दलों के साथ आने पर लागू होने वाली बात नहीं है, ये दल के भीतर भी लागू होने वाली बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है, पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तब तो ये देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने के, अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं। मैं इसका अपवाद नहीं हूं, मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं। ये काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। हमने करने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हुए। ये तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मध्य मर्यादा में रहना चाहिए। वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। वैसे तो देश की संसद की गरिमा घटने के कई कारण हैं, कई कारण आप लोगों ने भी बताए, और एक घंटे में कई कारणों के ऊपर हम चर्चा भी नहीं कर पाए। लेकिन जो मुद्दा सबसे बड़ा परिणाम कारक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बात में कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी एक नहीं आते, हम अपने राजनीतिक गिले शिकवे छोड़कर, अपने विचारधाराओं को छोड़कर राष्ट्र सर्वप्रथम के विचार के लिए भी अगर एक आएंगे तो देश देखेगा कि भले मेरे व्यक्तिगत समस्या के ऊपर, मेरे प्रदेश, मेरे प्रांत की समस्याओं के ऊपर लोक प्रतिनिधि गंभीर नहीं है, लेकिन मेरे देश के समस्या के ऊपर कम से कम ये गंभीर है। इतना भी अगर हो जाए तो भी हमने 60 साल में बहुत कुछ पा लिया, ये कहेंगे, और बाकी गलतियों को सुधारने के लिए अगले सालों का इंतजार और प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।